गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम में ये चैप्टर देखने को मिला है। तो जब हम इसका रिवीजन करेंगे, हम इसका फास्ट ट्रैक करेंगे, तो कोशिश करिएगा इस चैप्टर को ध्यान से समझे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ कर चले। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको इतना अच्छे से समझ के नहीं पढ़ते। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, ये चैप्टर पेपर में कई बार आ चुका है और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। आइए एक बार देखते हैं कि जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं। कहता है अकॉर्डिंगली where two or more products are manufacturing jointly from the same input factor and the cost of input cannot be identified with or traced to the individual product are known as joint product। कह रहा है कि अगर आप एक ही इनपुट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इनपुट लगा रहे हो, एक मटेरियल लगा रहे हो, रॉ मटेरियल एक है, पर प्रोडक्ट दो से ज़्यादा बन रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा बन रहे हैं। ऐसे में उस इनपुट में जो हमने इनपुट लगाया, उसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि जो दो प्रोडक्ट बने हैं उसमें से उस रॉ मटेरियल में कितना प्रोडक्ट उस इनपुट का है, प्रोडक्ट नंबर 1 का, और कितना प्रोडक्ट नंबर 2 का है। ऐसा समझो, ऐसा समझिए कि मैंने एक रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है, प्रोसेसिंग में, और इस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें फिर दो प्रोडक्ट निकल गए, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। अब जो रॉ मटेरियल मैंने लगाया, इसमें कितना प्रोडक्ट 1 के लिए लगाया, कितना प्रोडक्ट 2 के लिए लगाया, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो भी आपके पास जो भी आपके पास आपने रॉ मटेरियल लगाया है, उसको हम जॉइंट कॉस्ट कहेंगे, और जो भी प्रोडक्ट बना है उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सेम रॉ मटेरियल लगाकर, सेम इनपुट फैक्टर लगाकर, और जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, जो हमने रॉ मटेरियल लगाया उसकी कॉस्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि प्रोडक्ट 1 के लिए और प्रोडक्ट 2 के लिए क्या कॉस्ट इनपुट लगाया था, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इसलिए इन दोनों को हमने जॉइंट प्रोडक्ट कहा, क्योंकि हम उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वेयर टू और मोर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग जॉइंटली, जहां दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम द सेम इनपुट फैक्टर, एक ही इनपुट फैक्टर में, एंड द कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो रॉ मटेरियल लगाया है उसकी कॉस्ट आपको पता है, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगाया, पर उस 1 लाख के रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट 1 में कितना, प्रोडक्ट 2 में कितना, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद और ट्रेस टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको जॉइंटली प्रोडक्ट कहा। क्या कहा? जॉइंट प्रोडक्ट कहा। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन, सीमा लंदन मतलब चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो लंदन में है इंस्टीट्यूट, वो हमें कॉस्ट की डेफिनेशन देता है। कहता है जॉइंट प्रोडक्ट आर टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटली इन प्रोसेसिंग, ईच हैविंग अ सफिशिएंट हाई सेलेबल वैल्यू टू मेट द रिकॉग्निशन एज अ मेन प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट एक तरीके के मेन प्रोडक्ट है, दोनों की अपनी एक हाईली सेलेबल वैल्यू है। मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल से हमारे पेट्रोल डीजल बनते हैं, पेट्रोल की हाई सेलेबल वैल्यू, डीजल की भी हाई सेलेबल वैल्यू। उसके बाद गैसोलीन भी बनता है, उसकी भी हाई सेलेबल। वो कहाँ यूज़ होता है? गैसोलीन कहाँ पर यूज़ होता है? एरोप्लेन में और आपके पास हेलीकॉप्टर्स में, चॉपर्स में, वहाँ पर यूज़ होता है। तो कहता है जो भी आप जॉइंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जो बना रहे हो आप, वो दोनों प्रोडक्ट की हाई सेलेबल वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों को एक साथ ही बेचा जाएगा। बन रहे हैं दो प्रोडक्ट, सिर्फ कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो मैं निकालूंगा कैसे आइडेंटिफाई करना, इस चैप्टर में वही सीखेंगे। पर दोनों ही प्रोडक्ट हमारे मेन प्रोडक्ट है, और दोनों ही प्रोडक्ट हाई सेलेबल वैल्यू है, हाई सेल होती है वो। Hence, when multiple product are simultaneously produced and each product has a significant market value, they called a joint product। जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं और दोनों ही प्रोडक्ट की या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साथ, उन सब की मार्केट वैल्यू है, तो हम उसको जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि उन सब की मार्केट वैल्यू है। मार्केट में वो सब बिक रहे हैं इंडिविजुअली। समझ में आ रहा है? क्रूड ऑयल हमारा एक रॉ मटेरियल है और वो हमारा एक इनपुट फैक्टर है, उससे हमारा डीजल बनता है, हमारा उससे गैसोलीन बनता है, हमारा उससे पेट्रोल बनता है।
क्या ये तीनों की मार्केट वैल्यू है या नहीं है? यस, इस तीनों की मार्केट वैल्यू है। इन तीनों को जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाएगा। ये तीनों इंडिविजुअल बिकेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक साथ बिके। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है एक साथ प्रोड्यूस करे जा रहे हैं सेम इनपुट फैक्टर से। समझ में आ रहा है? बाई प्रोडक्ट क्या होता है? चैप्टर का नाम है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, जो मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट बोले तो जिनकी हाईली सेलेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में इंडिविजुअली बिक रहे हैं, क्योंकि हम वो एक ही इनपुट फैक्टर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर बाई प्रोडक्ट का मतलब है अकॉर्डिंग टू द सीमा लंडन डिफाइन द बाई प्रोडक्ट एज अ आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस इंसिडेंटली इन अ मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स मेन प्रोडक्ट। कहते हैं मैं बना तो रहा था डीजल, मैं बना तो रहा था सर आपके पास पेट्रोल, मैं बना गैसोलीन था, पर सर इंसिडेंटली इंसिडेंटली बन गया इंसिडेंटली बन गया कुछ और। क्या? सर ये तो बना ही, पेट्रोल तो बना रहा था वो तो बना ही, डीजल जो बना रहा था वो तो बना, ये तो मेरा मेन प्रोडक्ट है जो बना रहा था। पेट्रोल डीजल मेरे लिए मेन प्रोडक्ट है, मैं इन्हीं को ही बना रहा था, पर इनको बनाते बनाते मेरा एक प्रोडक्ट और बन गया, जो जो मेरा मेन पर्पस नहीं था उसको बनाने का। मेन पर्पस था पेट्रोल और डीजल बनाने का, पर इंसिडेंटली दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया, दैट्स कॉल्ड कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल बन गया सर। तो कैरोसिन ऑयल क्या मार्केट में बिकता है? हाँ जी बिकता है, पर उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है जितनी इन पेट्रोल और डीजल की है। आपने कैरोसिन ऑयल खरीदा कभी? कैरोसिन ऑयल नहीं खरीदा होगा, बहुत रेयर यूज होता है ये, बट मार्केट में बिकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं बिकेगा, बिकता है मार्केट में। पर पेट्रोल और डीजल से ज्यादा इनकी हाईली सेलर वैल्यू नहीं होती। तो जब बाई प्रोडक्ट की बात करूं तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? हम बना मेन प्रोडक्ट रहे हैं, बना पेट्रोल और डीजल रहे थे, ठीक है, बट इंसिडेंटली एक प्रोडक्ट और बन गया, एक प्रोडक्ट और बन गया, और उसको भी मार्केट में बेचा जा सकता है, उससे भी कुछ रिकवर किया जा सकता है। उसको फेंकेंगे नहीं, वो वेस्ट नहीं है हमारा। हम बना रहे थे मेन प्रोडक्ट, पर उससे बनते बनते हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया, उस प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट कहा जाए। अकॉर्डिंगली अ बाई प्रोडक्ट इमर्ज निकलता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। जब आप मेन प्रोडक्ट बना रहे होते हो, मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते एक दूसरा प्रोडक्ट जब इमर्ज हो जाता है, निकल कर आता है, उसको हम बाई प्रोडक्ट कहेंगे। इट में आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रोसेस। जब आप मेन प्रोडक्ट बना रहे थे, मेन प्रोडक्ट का कुछ वेस्ट निकल रहा था, उस वेस्ट से एक दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाता है, उसको भी बाई प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो जब आपका इंटेंशन मेन प्रोडक्ट बनाना होता है और उसको बनाते बनाते उसके वेस्ट से या उसको बनाते बनाते उसकी प्रोसेसिंग से एक दूसरा प्रोडक्ट भी निकल कर आ जाता है, जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है, उससे भी कुछ कॉस्ट रिकवर की जा सकती है, पर वो हमारा मेन नहीं था, वो हमारी इंटेंशन नहीं थी उसको बनाने की, पर वो निकल कर आ गया क्योंकि उसको बना रहे थे, मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते वो निकल गया। इसको दोस्तों आज के बाद क्या कहा जाएगा? बाई प्रोडक्ट कहा जाएगा। समझ में आ गया जी? इट इज द सेकेंडरी और सब्सिडरी प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट को सेकेंडरी और सब्सिडरी प्रोडक्ट कहा जाएगा, इमर्ज इंसिडेंटली फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द चीफ और मेजर प्रोडक्ट। वही कहानी है कि जब मैं चीफ और मेजर प्रोडक्ट बना रहा था, उसको बनाते बनाते इंसिडेंटली मेरा दूसरा प्रोडक्ट निकल के आया, जिसको हम सेकेंडरी या सब्सिडरी प्रोडक्ट कह रहे हैं। इट हैज अ माइनर सेल वैल्यू, होती है सेल वैल्यू पर माइनर होती है। इट हैज अ माइनर सेल वैल्यू, ठीक है। इट मे सोल्ड इन अ कंडीशन इन विच इट इमर्ज, इट मे बी हैड अंडरगो फर्दर प्रोसेस टू मेक इट मार्केटेबल। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई मेन प्रोडक्ट बना रहा था, पेट्रोल या डीजल बना रहा था, और पेट्रोल और डीजल को बनाते बनाते जो मेरा वेस्ट निकल रहा था वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं बिकेगा। अब मुझे उस वेस्ट को अगर मैं थोड़ी सी कॉस्ट और इंकर कर दूं, थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस और कर दूं, तो वो मार्केटेबल हो जाएगा, वो बिकने को रेडी हो जाएगा। दोबारा सुनो, मैं पेट्रोल और डीजल बना रहा था दोस्त, मेरा मेन प्रोडक्ट था पेट्रोल और डीजल बनाना। अब अगर मैंने उसको मार्केट अगर मैंने उसको बेचना है पेट्रोल डीजल, तो मुझे बनाना है, ठीक है, बनाना है, मैंने बनाया बनाया बनाया, और उसका वेस्ट निकल गया कुछ। अब वेस्ट डायरेक्टली मार्केट में नहीं बिक रहा, इसको थोड़ा सा फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा तो ये बाय प्रोडक्ट बोलकर मार्केट में बिक जाएगा, इसकी कम सेल वैल्यू पर बिक जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वेस्ट डायरेक्टली मार्केट में नहीं बिकता, हमें उसको फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, एंड देन वो मार्केटेबल होता है, अतः हम उसको एक माइनर सेल वैल्यू होता है पर कुछ कॉस्ट हम रिकवर कर लेते हैं। होप अब आपको समझ में आ गया कि बाय प्रोडक्ट क्या है और आपके पास जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट इज अ मेन प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन उसको बनाने की, बाय प्रोडक्ट इंसिडेंटली निकल कर आते हैं फर्दर फॉर प्रोसेसिंग करने के। कई बार बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट की जो वेस्ट होती है वो डायरेक्टली मार्केटेबल होता है, और कई बार मेन प्रोडक्ट की जो वेस्ट होती है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद मार्केटेबल होता है, तब जाकर बाय प्रोडक्ट बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मैंने क्लास के अंदर, इनकी जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल मैं आपको ले चुका हूँ अभी, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, याद है अभी?
अभी मान लीजिए मेरे पास एक इनपुट है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके मैंने डीजल और पेट्रोल बनाया। ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इनको मेन प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कहा। पर इनको बनाते-बनाते इनके वेस्ट से क्या निकल गया? गैसोलीन निकल गया। ये मेरी इंटेंशन नहीं थी बनाने की, इसको मैंने निकाला नहीं, ये मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। बनाना मेरा इंटेंशन था पेट्रोल और डीजल, इसको बनाते-बनाते मेरा गैसोलीन निकल गया। इसको हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे, इसकी माइनर सेल है, इसको बाय प्रोडक्ट कहा जाए। बताइए सर, क्या आपको समझ में आया जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का मतलब? क्योंकि मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मतलब जानोगे तभी जाकर चीज़ें समझ में आएगी, आगे फर्दर मेथड समझ में आएँगे। होप अब आपको समझ में आ गई चीज़ें क्या है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी? अब देखिए फर्दर कहानी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखते हैं इसका। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखते हैं। सर मान लीजिए मैंने मटेरियल लगाया क्रूड ऑयल, ये मेरा एक रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। उसमें मेरी लेबर लगेगी, कुछ वेजेस और कुछ ओवरहेड भी लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और पावर लगेगी, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, उसको हम हाई पावर में गरम करते हैं, हीट गरम करते हैं बहुत ज़्यादा, और एक टेम्परेचर पे जाकर वो पेट्रोल और डीजल बनता है। अलग-अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल और डीजल बनता है। देखो इधर आओ, ये मैंने क्लास के अंदर बताया भी था आपको। देखो, अगर आप क्रूड ऑयल को, ये रहा क्रूड ऑयल इनपुट, फिर इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके अगर आप इसको 360 डिग्री सेल्सियस में गर्म करोगे, 300-350 डिग्री सेल्सियस। अब देखो फ्यूल डीजल कैसे बन रहा है? अगर आप 220 और 200-250 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करते हो, तब वो डीजल बनता है। तो अलग-अलग टेम्परेचर पे गर्म करने पे अलग-अलग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर आप 25 से 60 डिग्री सेल्सियस में तो गैसोलीन बनता है। अब होता क्या है, मैं बनाना जा रहा हूँ डीजल, डीजल बना रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, डीजल बनाना प्रोसेस करा, 250 टेम्परेचर पे मैंने रखा, डीजल बन गया। अब जो वेस्ट निकला उसको मैंने छोड़ दिया। अब वेस्ट ठंडा तो होगा ही, क्योंकि हमेशा तो गर्म नहीं रहेगा। अब वो ठंडा हुआ और आगे 25 से 60 डिग्री सेल्सियस पे आके वो रुक गया गर्म, वहाँ से गैसोलीन बन गया, बाई प्रोडक्ट। क्योंकि इसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग थोड़ी करनी पड़ी, मैंने हाई लेवल पे टेम्परेचर पे सेट करा हुआ था, हाई लेवल पे टेम्परेचर सेट हो गया, जो वेस्ट निकला वो धीरे-धीरे ठंडा हुआ और जब वो 60 डिग्री पहुँच गया, वो गैसोलीन बन गया। ऐसे बनता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है सर? तो सर कहानी क्या है कि मैंने क्या करना है, मैंने भैया देखो पहले मैं लगाऊँगा मटेरियल, ओके? फिर मैं लगाऊँगा लेबर, फिर मैं लगाऊँगा ओवरहेड, बन जाएगा मेरी जॉइंट कॉस्ट। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को जोड़ दोगे, प्राइम कॉस्ट नहीं बनेगा दोस्त। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर प्राइम कॉस्ट बनता है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बन जाएगा जॉइंट कॉस्ट, ठीक है? तो आपने जॉइंट कॉस्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है? तो अब यहाँ पर क्या करोगे, इस जॉइंट कॉस्ट को यहाँ पर आकर स्प्लिट ऑफ करोगे। स्प्लिट ऑफ का मतलब होता है जॉइंट कॉस्ट को बाँटना, क्योंकि यही हमारा काम है कि हम किस तरीके से उस जो मेरी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, उसको मैं कैसे अलग-अलग बाँटूँ कि कितनी कॉस्ट पेट्रोल में डालूँ, कितनी कॉस्ट मैं डीज़ल में डालूँ, जो मैं आगे जाकर कस्टमर से चार्ज करूँ। तो जिस पॉइंट पर आप उसको स्प्लिट करते हो, उसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहेंगे आज के बाद। क्या कहा जाएगा? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले तो सारी कॉस्ट का टोटल करा, मेरी जॉइंट कॉस्ट आ गई, एक पॉइंट पे आकर मैंने इसको स्प्लिट करा, पेट्रोल बना रहा हूँ और डीजल, ये मेरे जॉइंट प्रोडक्ट है, और जो लुब्रिकेंट ऑयल हो गया वो मेरे लिए बाय प्रोडक्ट हो गया। अब मैंने स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट मैंने करा, सभी कॉस्ट को तीनों में बाँटना है। तो मैंने क्या करा, क्वांटिटी मैंने कितनी प्रोड्यूस करी, कितने रुपए की मैं बेचूँगा, और सेल मेरा ये आ गया। सेल मेरा ये आ गया, मतलब मेरी कॉस्ट आ गई, मेरी कॉस्ट को मैं स्प्लिट ऑफ करूँगा। अभी मैं आगे आके मेथड बताऊँगा किस तरीके से स्प्लिट ऑफ करते हैं, ये मेथड है। अभी भी समझ लो कि हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे आके इसको स्प्लिट ऑफ करना है। स्प्लिट ऑफ करना है, कई बार हम ऐसा होता है क्वांटिटी के बेस पे स्प्लिट ऑफ कर देते हैं, कि भाई मेरी कॉस्ट है 1 लाख रुपए और इसमें पेट्रोल बना रहा हूँ मैं 5000 लीटर, इधर बना रहा हूँ 6000 लीटर, तो इन दोनों के बेसिस पर मैं स्प्लिट ऑफ कर लूँगा। फिर उसको कितने रुपए का बेचोगे, तो 1 यूनिट कितने की बेच रहे हो और आपकी सेल आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। सिंपल एंड सरल प्रोसेस है। जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट ऑफ करो, कई सारे मेथड है स्प्लिट ऑफ करने के। स्प्लिट ऑफ करने के बाद उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, सेल आ जाएगी आपकी निकल के और बिक दोगे। समझ में आया? इसी तरीके से बाय प्रोडक्ट भी होता है। बाय प्रोडक्ट में भी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के बेस में किसी मेथड लगाकर उसको स्प्लिट ऑफ करेंगे, फिर उसको बेच देंगे और इतने का। कई बार ऐसा होगा कि बाय प्रोडक्ट पे आप डायरेक्टली नहीं बेच पाओगे, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ये कौन सा केस है, ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि बाय प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली नहीं बेच पाओगे, इसको फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब कुछ और खर्चा करेंगे, तब जाकर ये मार्केटेबल होगा, तब बेच पाओगे। कोई बात नहीं, हमने जॉइंट प्रोडक्ट को स्प्लिट करा, उसके बाद बाय फर्दर प्रोसेसिंग करा और कॉस्ट बढ़ गई, फिर हमने सेल कर दिया उसको, उस पे प्रॉफिट जोड़कर सेल हो गया अपना। ठीक है? तो ये सारी चीज़ देखेंगे, बट एक चार्ट के थ्रू हमने प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से आप जॉइंट कॉस्ट को अलग-अलग तरीकों से स्प्लिट करते हैं।
तो उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके बेच देते। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अलग-अलग मेथड्स पढ़ते हैं। सर देखिए, ये आपकी है जॉइंट इनपुट। जॉइंट इनपुट बोले तो जो आपने रॉ मटेरियल लगाया। फिर आपने जॉइंट इनपुट जो रॉ मटेरियल लगाया उसके बाद फर्दर और कॉस्ट लगाई, जैसे कि लेबर, है ना? जैसे कि लेबर लगाई और आपके पास मटेरियल लगाया, ओवरहेड लगाया, ये सारी कॉस्ट है। इसको हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं ओवरहेड टोटल। इनपुट जो आप लगा रहे हो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उसको हमने टोटल कहा जॉइंट कॉस्ट। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आप इसको दोनों प्रोडक्ट पे स्प्लिट ऑफ करोगे, जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पे स्प्लिट ऑफ करोगे। अब मैंने कहा भाई इस ये पॉइंट जहाँ से आप स्प्लिट ऑफ करते हैं उस पॉइंट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहा जाता है। ठीक है सर? क्या कहा गया? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आपने इसको स्प्लिट करा, इस पे कुछ जो भी कॉस्ट आई मेरी उस कॉस्ट को मैंने ऑयल पे ट्रांसफर करा और गैसोलीन पे ट्रांसफर करा। फिर आप देखो ऑयल पे क्या आपको कुछ और कॉस्ट करनी है, सेपरेट प्रोसेसिंग करनी है इसकी? अगर सेपरेट प्रोसेसिंग नहीं करनी मतलब और कोई सेपरेट प्रोसेसिंग मतलब कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करना। आपने डायरेक्ट ऑयल बनाया और कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है और बेच दो। कई बार ऐसा होता है जो बाई प्रोडक्ट होता है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद फिर फाइनल सेल के लिए वो बेच देते हैं। यही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, बट डिफरेंट मेथड को यूज करके इन प्रोसेस का यूज करना है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है? अब सर यहाँ पर हमारे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं बाई प्रोडक्ट के। कहता है ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट क्या है? ट्रीटमेंट बोले तो आज बाई प्रोडक्ट को कब क्या मानोगे? कहता है बाई प्रोडक्ट को आप स्क्रैप मानना। कहता है ट्रीटेड एज अ स्क्रैप या ट्रीटेड एज अ मेन प्रोडक्ट। तो कब मैं बाई प्रोडक्ट को स्क्रैप मानूंगा और कब मैं बाई प्रोडक्ट को आपके पास मेन प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली अगर आप बाई प्रोडक्ट को स्क्रैप मान रहे हो तो ये ट्रीटमेंट करना है और अगर बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट मान रहे हो तो ये ट्रीटमेंट करना है। कहानी समझ लो। क्वेश्चन आपको बताएगा, क्वेश्चन आपको फिर ये से बताएगा कि बाई प्रोडक्ट हमारे लिए स्क्रैप है तो ट्रीटमेंट ये करना होगा आपको बाई प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपको बताएगा कि बाई प्रोडक्ट भी मेन प्रोडक्ट बन गया है तो फिर आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना। आइए देखिए, कहता है अगर बाई प्रोडक्ट को आप स्क्रैप मान रहे हो, आपको लग रहा है कि ये वो एक कबाड़ है कि कम सेलेबल मार्केट वैल्यू है, तो ठीक है कोई बात नहीं, स्क्रैप के बाद उसको बेचो, जो पैसा रिकवर हो गया उसको जॉइंट कॉस्ट से लेस कर दो। कैसे? इधर देखो, सबसे पहले आपने मटेरियल लिया, आपने लेबर लिया, आपने ओवरहेड लिया, आपकी बन गई जॉइंट कॉस्ट। लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की मेरी जॉइंट कॉस्ट है। अब आप क्या करोगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसको स्प्लिट कर दोगे। तो आपने क्या करा, इस 10 लाख की कॉस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया क्योंकि जो आपके मेन प्रोडक्ट है वहां पर स्प्लिट कर। तो मैंने कहा मान लो 5 लाख रुपए ये हो गई, 5 लाख रुपए ये हो गई। अब आपने देखा कि यार 5 लाख रुपए है पर इससे जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी निकल गया। अब बाई प्रोडक्ट ना मार्केट वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है उसकी, मार्केट में वो अलग से नहीं बिक रहा, वो एज अ वेस्ट बिक रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उसको एज अ वेस्ट बेच दो। जब हमने उसको बाई प्रोडक्ट को एज अ वेस्ट बेचा, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ निकली और एज अ वेस्ट बेचा तो 1 लाख रुपए हमने रिकवर कर लिए। तो मेरी 10 लाख रुपए की क्या थी? मेरी 10 लाख रुपए की क्या थी? जॉइंट कॉस्ट थी। 1 लाख रुपए मैंने बाई प्रोडक्ट जो मेरा निकल गया वेस्ट, उसको मैंने बेचकर 1 लाख रिकवर कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, जो रिमेनिंग 9 लाख रुपए होगा उसको मैं बाकी प्रोडक्ट में ट्रांसफर करूंगा ना, क्योंकि 1 लाख तो मैं रिकवर कर चुका हूं ना बाई प्रोडक्ट से। वही कहानी है। कहता है तो 10 लाख रुपए आपकी जॉइंट कॉस्ट है, डायरेक्टली अपोर्शन मत करना 5 लाख। पहले ये देख लेना जो बाई प्रोडक्ट है वो वेस्ट आपने बेचा नहीं बेचा। अगर वो बिक गया 1 लाख रुपए में तो इस 10 लाख में से पहले 1 लाख माइनस करना है। अब जो 9 लाख रुपए होगा अब इसको अपोर्शन करेंगे बाकी मेन प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? पर सोचो क्योंकि ये वेस्ट था और वेस्ट से कुछ पैसा ही रिकवर हो पाया। अब कहानी ये है कि अगर बाई प्रोडक्ट भी आपका मेन प्रोडक्ट बन जाए, मेन प्रोडक्ट मतलब उसकी हाई सेलेबल वैल्यू है, मार्केट में आसानी से बिक रहा है और अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं उसको, तो करना क्या है, वही चीज आपको लेनी है यहाँ पर, वही चीज लेनी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, आपकी बात की जॉन कॉस्ट 10 लाख रुपए आ गई। अब क्योंकि बाई प्रोडक्ट एक वेस्ट नहीं है, हमने उसको मेन प्रोडक्ट मान लिया है, क्वेश्चन में बताएगा मेन प्रोडक्ट होगा, तो कह रहा बाई प्रोडक्ट अगर आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है, उसकी हाई सेलेबल मार्केट है, मेन प्रोडक्ट बना लिया कि उसको मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, उसकी हाई सेलेबल वैल्यू है, तो उसको मेन प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 10 लाख रुपए को यहीं पर सभी में अपोर्शन कर देंगे, सभी में डायरेक्टली अपोर्शन कर दो, ए बी और सी। पहले क्या कर रहा था, वेस्ट को बेच रहा था, बेचने के बाद मैंने 10 लाख में से माइनस करा और रिमेनिंग अमाउंट को उन दोनों में अपोर्शन कर रहा था। अब क्योंकि बाई प्रोडक्ट भी मेन प्रोडक्ट बन गया, अब डायरेक्टली 10 लाख रुपए तीनों में अपोर्शन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड के बेसिस पर अपोर्शन किया। ये ट्रीटमेंट है, तो डिपेंड करता है बाई प्रोडक्ट को मान क्या रहे, है ना। इन दिस केस द बर्डन ऑफ 10 लाख रुपए अपोर्शन इन ऑल 3 प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों पर अपोर्शन कर दिया जाएगा।
समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? कोई डाउट है? तो डिपेंड करता है आप बाई प्रोडक्ट को क्या मान रहे हो। अगर बाई प्रोडक्ट आप स्क्रैप मान रहे हो तो आपका ये ट्रीटमेंट है। बाई प्रोडक्ट अगर आप मेन प्रोडक्ट मान रहे हो तो आपका ये ट्रीटमेंट। सर ये चैप्टर बहुत आसान है, बट पॉइंट ये है कि आप चैप्टर में सीख लोगे ना ढंग से तो ही आसान है ये। अगली कहानी आती है मेथड ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मैंने वही कहा, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो 10 लाख रुपए मैं ए और बी में कैसे बांटूं, या ए बी जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में कैसे बांटूं। पॉइंट यही है कि वो 10 लाख रुपए कैसे बटेगा, जो जॉइंट कॉस्ट है वो किस तरीके से बांटी जाएगी। और इसके दे रखे हमें कई सारे मेथड, मैंने सारे लिख दिए हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको ये करना है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको अपने मेथड का चुन लेना है, ठीक है ना। बाकी तो मेजरली सारे ही आपके सिलेबस में है, पर एक तो दुक्का होता है कि नहीं हो, तो वो कर लेना है आपको। जैसे कि इसमें एक ये है यूजिंग टेक्निकल एस्टीमेट मेथड, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आता, तो इसको आपको नहीं करना है। क्या है? चलिए सर, सबसे पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी मेथड, फिर आता है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, सेलिंग प्राइस मेथड, सेल प्राइस मेथड, या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। अलग अलग नाम से दे रखे, मैंने सारे नाम लिख दिए। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये चार जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले चार। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एनआरवी। फिर और कुछ छोटे मोटे मेथड है, जैसे कि मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो ये फर्दर और है, तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं ये सारे मेथड, कैसे हम जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे इनके बेसिस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, तो पहला मेथड हम देख रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। बुक से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और यही जो मैंने क्लास में भी कराया था उसी से आपको दोबारा करवा देता हूँ एक बार, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस द फ्लोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5000 टन ऑफ कोल एंड 1100 पर टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस। तो 5000 टन कोल लगता है और 1100 पर टन हमारी कॉस्ट आती है। भाई कोक 3500 टन लग रहा है, तार 1200 टन, सल्फेट ऑफ अमोनिया 52 टन, एंड बिंजोल 48 टन। अब ये क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, साइंस की बात है, हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है इन चीज़ों से, 3500, 1200, 52 और 48, तीन इनको मिलाकर शायद हो जाएगा 5000 हो रहा होगा आई थिंक, राइट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपॉर्शनमेंट द जॉइंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेथड। पॉइंट यही है कि फिजिकल क्वांटिटी मेथड में जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपॉर्शन करते हैं। ये देखो सर, मैंने क्लास में आपको आंसर भी कराया हुआ है, क्लास में आपको आंसर भी कराया हुआ है, इधर देखिए। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, जॉइंट कॉस्ट। हमने कहा भी देखो 5000 टन था, ठीक है, 5000 टन है, एक टन 1100 का है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गई 55 लाख रुपए। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी आ गई, 55 लाख रुपए आ गई। अगर आप ध्यान दोगे तो आप इसको देखो, इन सबको टोटल करो और इन सबका टोटल करके देखो क्या आ रहा है। भाई करना एक बार, 3500, 1200, 52 और 48, 3500, 5200, 52 और 48। 3500, 1200, 52 और 48, सर 4800 आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो हमारे पास 5000 टन था, हमारे पास कितना था जी, 5000 टन था, और इन सब का टोटल जा रहा है 4800 आ रहा है। इसका मतलब 200 कहाँ गया, 200 जब वेस्ट, 200 टन क्या है हमारे लिए, वेस्ट है या नहीं है, यस 200 टन वेस्ट है। अच्छा, जो 200 टन हमारा वेस्ट हुआ, देखो हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, 5000 टन हमने इनपुट डाला था, इसमें हमारा आउटपुट निकला 4800, इसका मतलब 200 टन हमारा वेस्ट है। अब मुझे क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा, यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखो 5000 टन हमने इनपुट डाला था, 200 रुपये का नॉर्मल वेस्ट हुआ, तो 48 टन टन हमारा निकल कर आ गया। अब सर होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड कहता है जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के बेस पर अपोर्शन करना।
क्वांटिटी के बेस पर। सबसे पहले हमने देखा हमारा जो आउटपुट है वो है 4800 टोटल, जिसमें हमने अगर इसको बाइफरकेशन करा तो 3500, 1200, 52 और 48 ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। फिर उसके बाद हमने कहा वेस्ट। अब यहाँ पर वेस्ट हमने ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि सर अगर हम इसको ऐड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने इनपुट क्या लगाया था। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनना, मैंने 5000 यूनिट का इनपुट लगाया और 55 लाख रुपए कॉस्ट है, तो मेरी जो जॉइंट कॉस्ट है 55 लाख की वो 5000 यूनिट पे है ना, 48 रुपये तो नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, वेस्ट को ऐड करा 200 रुपये और 5000 रुपये वापस लेकर आया। सर कहानी समझो, आप पॉइंट समझिए भाई। 5000 यूनिट पर कॉस्ट आ रही है, जॉइंट कॉस्ट है मेरी 5000 यूनिट पर, और एक्चुअली में जो आउटपुट निकला है वो निकला है सर मेरा 4800। अब मुझे वेस्ट को वापस जोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनपुट क्या था, राइट। अब मैंने 200 को यहाँ पर जोड़ दिया, वेस्ट तो 5000 इनपुट है, तो इस 200 को मुझे अब बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि ये 200 जो नॉर्मल लॉस हुआ, इसमें कोक, तार, अमोनिया और बिंजोल में कितना कितना नॉर्मल लॉस हुआ है। समझ में आया? और जैसे ही ये तीनों निकल जाएंगे, मैं जैसे ये निकल गया, मान लो ये निकल गया, इसके बाद हम टोटल करेंगे, इस टोटल में से मल्टीप्लाई करेंगे 1100, 1100, 1100, 1100, आपकी देखो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो गई क्वांटिटी के बेस। मैंने क्या करा, मैंने 1100 पर टन की कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई करा सबकी पर्टिकुलर यूनिट से, 3500 से नहीं करा, क्या करा 146 भी ऐड करा। अब ये 146 क्या है, जो मेरा 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, वो 200 यूनिट का जो नॉर्मल लॉस है वो हर एक में कितना कितना था, कोक, तार, अमोनिया, बेंजोल में कितना कितना था। अब कैसे बाइफरकेशन करेंगे? अब ऐसे करेंगे, कहेंगे देखेंगे कैसे करेंगे बाइफरकेशन, देखो कहेंगे सर 200 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस था, ठीक है, 200, 200 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस है, 200 टोटल लॉस, 4800 में से 200 का टोटल लॉस है। तो अगर 4800 में से 200 का लॉस है तो सर इसके हिस्से में कितना, इधर देखो सर 200 का लॉस है अगर 4800 में, तो इसके हिस्से में कितना, तो मल्टीप्लाई बाय 3500। तो मैंने कहा भाई 200 का लॉस है 4800 में, टोटल टोटल 200 का लॉस 4800 में, तो 3500 इसका हिस्से में 3500 है कितना है, 3500 से मल्टीप्लाई करा 146 आ गया। फिर से 200 का लॉस है, 200 डिवाइड बाई 4800 और मल्टीप्लाई बाय 1200, इसके हिस्से में लॉस पता चल जाएगा सर 50 आ गया। समझ में आया? 200 डिवाइड बाई 4800 मल्टीप्लाई बाय 52, ये आ गया सर 2। इस तरीके से हमने क्या करा, लॉस को बांटा। तो पॉइंट क्या है, पहले हमने लॉस को ऐड क्यों किया है, लॉस को ऐड इसलिए किया है क्योंकि नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जाता है। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल वेस्टेज है सर, ये नॉर्मल वेस्टेज कस्टमर पे शिफ्ट की जाएगी, तो हमें इसको वापसी अपनी क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा, और जो मेरी टोटल क्वांटिटी आएगी उसको मैं 1100 से मल्टीप्लाई करूंगा पर टन, तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, और ये पैसा मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो आप इसको मल्टीप्लाई करते 1100 से, और 1100 से इसको मल्टीप्लाई करते तो कॉस्ट कम आती और कम चार्ज करते, मतलब आप वो जो नॉर्मल लॉस है वो कस्टमर से आपने चार्ज किया नहीं। अगर आपको नॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज करना है तो उसको कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा ना, तो क्वांटिटी में ऐड किया, टोटल क्वांटिटी आ गई, और टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा पर टन की क्वांटिटी से 1100 पर टन के हिसाब से, और आपके पास टोटल कॉस्ट अपोर्शन होगी। दैट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी मेथड। जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया फिजिकल क्वांटिटी मेथड से। इसका एक दूसरा तरीका भी है, क्या, 55 लाख को 5000 से डिवाइड करो, 55 लाख को 5000 से, हम कहेंगे 55 लाख की कॉस्ट है 5000 रुपये, तो एक की कॉस्ट कितनी आएगी 1100, तो 55 लाख डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाय 3646 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर 55 लाख डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई, तो क्या कर रहे हैं, यूनिट के हिसाब से कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं, दैट्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी मेथड। समझ में आया नहीं आया? फिजिकल क्वांटिटी मेथड यूनिट के हिसाब से कॉस्ट को अपोर्शन कर। सर एवरेज यूनिट मेथड क्या है? एवरेज यूनिट मेथड, इसका मैंने यहीं पर एग्जांपल लिया हुआ है क्या एग्जांपल इसमें? हाँ है, एवरेज यूनिट मेथड कह रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की जॉइंट कॉस्ट निकालो और यूजिंग एवरेज यूनिट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, नीचे दिए गए डाटा से आपको निकालना है। क्या क्या? प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट आपके पास है 60,000 रुपये, आपके पास जॉइंट कॉस्ट, प्री सेपरेशन का मतलब
सेपरेट करने से पहले की कॉस्ट, वही तो हमें होती है जॉइंट कॉस्ट, उसी को कहते हैं। तभी तो हम फिर बाद में सेपरेट करते हैं। फिर हमें यूनिट दे रखा है 5000, 200, 500, 200, 300 एबीसी प्रोडक्ट के तीनों यूनिट दे रखी है और टोटल यूनिट दे रखा है। तो बेसिकली मोटा मोटा हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास जॉइंट कॉस्ट है 60,000 रुपये की, टोटल यूनिट है हमारे पे 1000 रुपये। हमने इसको डिवाइड करा, 60,000 डिवाइड बाय 1000, 60 रुपये आ गई, और 60 रुपये हर एक प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आंसर। इतना सिंपल है। मैंने कहा ना ये चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो सिंपल आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चैप्टर की ना, बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सिंपल हमने क्या करा, एवरेज निकाला। हमने देखा भाई टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपये। टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो, 1000 रुपये। 60,000 को 1000 से डिवाइड करा, एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट आ गई 60 रुपये। अब भाई प्रोडक्ट ए में 500, 200, 300 मल्टीप्लाई बाय 60 60 करा, आपकी कॉस्ट को अपोर्सन हो गया। देखो 60,000 की कॉस्ट कैसे अपोर्सन हुई, 30,000, 12,000, 18,000। क्या आपको समझ में आया? एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अगला है सेल प्राइस मेथड। बात का क्वेश्चन है ना? ये नहीं, कॉन्ट्र आई थिंक मैंने फिर एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इधर देख लो। सेल प्राइस मेथड, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। ये मेथड क्या कहता है? मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि भाई हमारे पास दो प्रोडक्ट है ए एंड बी। ठीक है, ए प्रोडक्ट की 1200 यूनिट बनाते हैं, बी प्रोडक्ट की 800 टन बनाते हैं। तो टोटल हमने 2000 टन बनाया। सर ए प्रोडक्ट जो है वो 60 रुपये का बिकता है, तो 1200 इंटू 60 करेंगे तो 72,000 रुपये का बिकेगा एक प्रोडक्ट। 800 इंटू 70 रुपये के हिसाब से 56,000 रुपये का टोटल सेल आपकी ये हो गई। तो अब आपकी जो जॉइंट कॉस्ट है उसको आप सेल के बेसिस पर अपोर्शन करोगे। अभी तक आप क्वांटिटी के बेसिस पर अपोर्शन कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि देखो 55 लाख रुपए की कॉस्ट है 5,000 यूनिट पर, तो 3500 यूनिट पे कितनी, ऐसे कर रहे थे। अब ऐसे करेंगे 55 लाख की कॉस्ट है टोटल इतनी सेल पर, तो इसकी रिस्पेक्टिव सेल की कितनी। सिंपल, तो क्या करेंगे, हमने कहा हमारी जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और हमने टोटल यूनिट जो है हमारा 1200 और 800 मिलाकर हो जाएंगे 2000 यूनिट। तो अगर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई 1200 करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड बोलते हैं उसको। 1 लाख डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई 800 करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड। सेल प्राइस मेथड कहता है सेल के बेसिस पर अपोर्शन करो। मैंने कहा ठीक है, तो 1 लाख रुपए की सेल, 1 लाख रुपए की कॉस्ट खर्च करके 1,28,000 की सेल करी, तो 1 लाख कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 72,000 रिस्पेक्टिव सेल आ जाएगी आपके अपोर्शन कॉस्ट। फिर 1 लाख डिवाइड बाय 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 56,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी टोटल 1 लाख रुपए। इस तरीके से अपोर्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। फिजिकल क्वांटिटी मेथड क्वांटिटी के बेसिस पर अपोर्शन करने को कहता है, और सेल मेथड क्या कहता है, सेल के बेसिस पर अपोर्शन कर दो कि टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है 1 लाख, टोटल सेल कितना कमाया उस 1 लाख रुपए की कॉस्ट इनकट करके 1,28,000 की सेल करी। अब रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की सेल को मल्टीप्लाई करते जाओ, उसकी कॉस्ट आती। बताइए सर समझ आया या नहीं आया? बताइए सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सिंपल पॉइंट है, सब कुछ सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इससे पूछा जाए। अब ये क्या कहता है, कहता है जॉइंट कॉस्ट जो आपको दे रखी है इसको आप अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। कह रहा सिंपल है, तो भी आपको जॉइंट कॉस्ट दे रखी होगी उसको आप एनआरवी के बेसिस पर अपोर्शन कर दोगे। अच्छा जी, एनआरवी के बेसिस पर कैसे अपोर्शन करूंगा, अब आपको क्लियर दिख रहा। सर एनआरवी के बेसिस पर कैसे अपोर्शन करूंगा, कह रहा एनआरवी पहले निकाल लो, जो भी एनआरवी आएगी उसका रेशियो ले लेना और फिर डायरेक्टली अपोर्शन कर दे। तो मेन कहानी है कि अगर मैं आपको जॉइंट कॉस्ट बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए है और 3 प्रोडक्ट की एनआरवी है 5:3:2, तो आपको क्या करना है, इस 10 लाख को 5:3:2 में बांट देना है, बस तीनों प्रोडक्ट में आ जाए। तो मेन कहानी है कि ये रेशियो निकालना एनआरवी की। तो एनआरवी क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी रेशियो कैसे फाइंड आउट होती है उसका मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया। ये फॉर्मेट बहुत डिटेल में समझाया था मैंने क्लास के अंदर, अभी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कहता है सेल आप लिख लो यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, तो आपका सेल आ जाएगी। ठीक है, अब सेल में से आपको सर कुछ कॉस्ट माइनस करनी है और कुछ प्रॉफिट आपको माइनस करना है। सर क्या 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 करना है, सबसे पहले उस सेल में आपने जो प्रॉफिट कमाया था वो आप हटा दो। तो हमने कहा ठीक है,
जो आपने सेल करी, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सेल आ गई, और सेल में से आज आपने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट आप यहाँ से माइनस कर। इसके बाद सेल करने के लिए जो सेलिंग एक्सपेंस किया था, वो भी आप यहाँ से माइनस कर दोगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो भी आप यहाँ से माइनस कर दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद, उसके बाद जब आपने उसको फर्दर प्रोसेस करा, अगर कोई भी कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट आपने फर्दर प्रोसेसिंग करी है, स्प्लिट ऑफ से पहले, स्प्लिट ऑफ करने के बाद आप 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं, तीनों में फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, अगर फर्दर प्रोसेसिंग करी है तो वो भी आप माइनस कर देना। माइनस करने के बाद पता कहाँ पहुंच जाओगे आप? वापसी जॉइंट कॉस्ट पे पहुंच। दैट्स कॉल्ड एनआरवी। आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैं आपको समझाता हूँ, देखो। सबसे पहले होती है जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। इस जॉइंट कॉस्ट को आप 3 प्रोडक्ट पे बांटते हो, सुनना ध्यान से। ये जॉइंट कॉस्ट है। इस जॉइंट कॉस्ट पे आप मान लो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, 6 लाख की कॉस्ट है, मान लो चलो 5 लाख की है, 2 लाख इस पे बांटा, 2 लाख इस पे बांटा, और 1 लाख इस पे बांट दिया। ये हमारे 2 मेन प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट है, इसको भी हमने मेन बना लिया मान लो। अब हमने क्या करेंगे, 2 लाख रुपए की हमारी सारी कॉस्ट आ गई, इंडिविजुअल कॉस्ट को इनकट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कह रहा है ये डायरेक्टली नहीं बिकेंगे, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कर दो फर्दर प्रोसेसिंग, तो मैंने यहाँ से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट करी। ये है स्प्लिट करा, ये हमने क्या करा, स्प्लिट करा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट करी। तो मैंने कहा यार यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग है, तो 50,000, 50,000 और 25,000 रुपये की मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट कर दी। इनकट करने के बाद मेरी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 2.5 लाख रुपए, इधर भी 2.5 लाख आ गई, और इधर आ गई 1.25 लाख। अब कह रहा है इसको बेचो। मैंने कहा बेचने के लिए सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ करो। तो यहाँ पर फिर मैंने सेलिंग एक्सपेंस करा। मैंने कहा सेलिंग एक्सपेंस कितना, कह रहा भैया इसमें 10,000 रुपये का आपने एक्सपेंस करा, इसमें 10,000 रुपये का, और इसमें 5,000 रुपये का आपने खर्चा करा। तो अब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई सर? अब आपकी कॉस्ट होगी कितनी, 2.5, और ये आ गया 2.60, यहाँ आ जाएगा 2.60, और यहाँ आ जाएगा 1.30। कह रहा है इसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे और तब जाकर बेच देना। तो मैंने यहाँ पर 40,000 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, यहाँ पर भी 40,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, और यहाँ पर 20,000 रुपये का प्रॉफिट। अब इसको मैंने सेल करी कितनी, यहाँ पे मैंने सेल कर दी 3 लाख रुपए की, ये 3 लाख रुपए की बेच दी, और यहाँ पर 1.50 लाख। यहाँ तक कौन दिक्कत है भाई? ऐसी तो करेंगे क्या, पहले मैं जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करूंगा, पहले मैं जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करूंगा। इधर देखो, पहले मैंने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करा, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। सर कैसे अपोर्शन करेंगे? कैसे भी कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कैसे भी कर लो, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, हमें ये देखना है कि आपने जॉइंट कॉस्ट को किस बेसिस पर अपोर्शन करा, ठीक है। एनआरवी कहता है, एनआरवी मेथड कहता है कि आपको सेल से उठाकर वापसी यहीं आना है। सेल से उठाकर आपको कहाँ आना है, वापस यहीं आना है। ये देखो, पहले मैंने 2-2 लाख रुपए बांटा, 2-2 लाख, 1 लाख, फिर मैंने अगर फर्दर प्रोसेसिंग, देखिए हर बार क्वेश्चन के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं दे रखा, कई बार ऐसा भी होगा किसी एक प्रोडक्ट पे फर्दर प्रोसेसिंग है, 2 पे नहीं। तो जितने पे होगा उतना ही करना है। फर्दर प्रोसेसिंग ऐड करा, यह आ गया। सेलिंग एक्सपेंस ऐड करे, ये आया। प्रॉफिट ऐड करा, सेलिंग आ गई। अब मैं जो फॉर्मेट आपको सिखा रहा था, उस फॉर्मेट में क्या था, उस फॉर्मेट में था पहले आप सेल ले लेना 3 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख रुपए। सेल के बाद अगर आपने कोई प्रॉफिट जोड़ रखा है तो उसको माइनस कर दे। मैंने 40,000, 40,000, 40,000 प्रॉफिट जोड़ा था, 20,000, तो उसको मैंने माइनस करके वापसी यहाँ आ गया। अगर आपने कोई सेलिंग एक्सपेंस जोड़ रखा है तो वो भी माइनस कर देना। सेलिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, देखो जोड़ रखा था 10-10-5, माइनस करा, वापसी यहाँ आ गया। और अगर आपने कोई फर्दर प्रोसेसिंग खर्चा कर रखा है वो भी माइनस कर देना। 3 चीज माइनस करने को बोला था, प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस और फर्दर प्रोसेसिंग, तो वापसी यहीं आ गया। तो मैं वहीं तो आ गया जहां पर मैंने स्प्लिट ऑफ करा था। कह रहा यही है एनआरवी। क्या है? यही एनआरवी है, और इसका रेशियो से अब अपनी जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करो। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर हुआ? तो एनआरवी कुछ नहीं है, एनआरवी वही कॉस्ट है जिसमें आपने स्प्लिट करा था तीनों प्रोडक्ट पर। अब वहां मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पर मुझे पता ही नहीं है। सर अगर मैं आपको ये ना दूं, अगर मैं 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख ना दूं, और आपको बताऊं कि ये देखो ये ऐड करा था, ये ऐड करा था, और ये ऐड करा था, और ये सेल दे दूं, तो आप नहीं निकाल पाओगे। वो निकाल लेंगे भाई, आपको सेल पता है, और जो चीज आपने ऐड करी थी उसमें वो आप माइनस कर देना, वापसी वहीं पहुंच जाओगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी को कहते हैं सर एनआरवी, इसी को कहते हैं एनआरवी, और यही बात वहां पर लिखी हुई थी। इधर देख लो, अब दोबारा से देख लो, मेरी सेल कितने की है सर? 3 लाख रुपए की। प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपये। सेलिंग एक्सपेंस कितना जोड़े थे? 10,000 रुपये। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 50,000 रुपये। माइनस कर दो सर सबको,
कितना आएगा सर? 2 लाख रुपए। देखो शुरुआत में भी 2 ही लाख आया समझ में नहीं आया? इसको एनआरवी कहते हैं। इसका रेशियो लेकर जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देना। दिस इज द मेथड ऑफ एनआरवी। इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है बताने का। इससे सिंपल तरीका नहीं है। आप पेड क्लास में भी डिटेल में नहीं कराते टीचर लोग। ये देखो, अब एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी जॉइंट कॉस्ट है 64,500। अब ये 64,500 दो प्रोडक्ट पे खर्च हुई। प्रोडक्ट ए एंड बी, उसकी 200 यूनिट, उसकी 200 यूनिट बना दी। अब मुझसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ए और बी में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इंकर करिए 4,000 और 32,000 रुपए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल रिवेन्यू है 86,000 का, जो इसका 170 260 के हिसाब से है। अब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे रखा, ठीक है। मुझे यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस नहीं दे रखा, ठीक है। अब जब ये दो चीज़ नहीं दे रखी तो मैं नहीं माइनस करूंगा। भाई मुझे बताओगे तभी तो माइनस करूंगा। अब मुझे दे ही नहीं रखा तो मैं कैसे माइनस करूंगा? तो ठीक है, जो नहीं दे रखा इग्नोर। आप पहले यहाँ पर लिखो सेल वैल्यू। आपने कैसे करा? आपने कहा 200 यूनिट बेची 170 के हिसाब से 34,000 रुपये। फिर आपने 200 यूनिट और बेची 260 के हिसाब से 52,000 रुपये। सेल आ गई। प्रॉफिट माइनस करना था, नहीं दिया हुआ। सेल सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना था, नहीं दिया हुआ। क्या माइनस करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग को, वो दिया यस 4,000 और 32,000। मैंने यहाँ से 4,000 32 माइनस करा, ये आपके पास आ गई कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड एनआरवी। इसका रेशियो क्या होगा? 3:2। अब ये वाली कॉस्ट को 3:2 के हिसाब से बांट दो। दैट्स कॉल्ड एनआरवी। देखो 3:2 के हिसाब से बांट कर ये आ गई। तो कहते हैं जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो ही माइनस करना है। अगर आपको सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है तो ही माइनस करना है। नहीं दे रखा नहीं करना है। कई बार ऐसा होगा दो प्रोडक्ट पे फर्दर प्रोसेसिंग दे रखा होगा, एक पे नहीं दे रखा होगा। कई बार एक पे दे रखा होगा, तो जो डाटा दिया हुआ है उतना ही करना है। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? अभी के लिए इतना ही रखेंगे। पहले मैंने आज आपको सारे मेथड कराए हैं, इस मेथड के बेसिस पर पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। देखिए अभी तक हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा है, क्वेश्चन थोड़ी करें। तो पहले जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। देन देखेंगे कुछ चीज़ बच गई है तो फिर फर्दर उसको आगे करेंगे। ठीक है सर? तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्या करेंगे, इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेते हैं हम, छोटी छोटी क्लासेस के अंदर अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। तो जितनी जल्दी रिवीजन होगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें दोस्तों एक वेटेड एवरेज मेथड भी है। एक वेटेड एवरेज मेथड भी है आपके सिलेबस के अंदर सर। आपके सिलेबस के अंदर 5 मेथड दे रखे हैं, वो पांचों में से 4 मैंने करा दिए। पहला था फिजिकल क्वांटिटी मेथड, दूसरा था सेल प्राइस मेथड, है ना। और सर ये क्या है ना, बेसिकली मैंने नोट्स जो लिए हुए हैं ना, मैं जैसे ये वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर लाइव क्लास भी लेता हूँ। तो ये जो नोट्स मैंने लिए हुए हैं ना, वहाँ पर लाइव क्लास वाले ले रखे हैं, क्योंकि मैंने जो अपने नोट्स थे वो मैंने सेव नहीं करे थे, तो मैंने उन्हीं के नोट्स लिए हुए हैं। उसमें भी सेम चीज़ है, पर उनमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स है, वो आपको नहीं करने। मैं बताता हूँ कौन कौन से मेथड है वो नहीं करने। ठीक है ना? मैंने चलो लास्ट में बता देंगे। देखिए ये सारे मेथड थे, उनके उसमें ये सारे मेथड दे रखे हैं आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 मेथड आपको दे रखे। ठीक है ना सर? होता क्या है कि मैंने उनके उसमें ले रखा है, तो मैंने क्लास के बीच में नहीं बोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, आपका फिजिकल क्वांटिटी मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। सेल प्राइस मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। एनआरवी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें एक और मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आती डिस्कस कर लूंगा। एंड उसके बाद ये जो फर्दर है ना, ये वाले, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये भी नहीं है हमारे सिलेबस। ठीक है ना? तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हम फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये करना है। उसके बाद एक वेटेड एवरेज मेथड है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एंड देन नेक्स्ट क्लास में ही इनके कुछ क्वेश्चन से आपको डिस्कस करूंगा, तो 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब अगर मुझे सीए के अंदर फास्ट ट्रैक लेना होगा तो उनको एक क्लास और लगेगी, और वहां पर मुझे ये भी कराना पड़ता है। ठीक है सर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। तो सीए और सीएमए में थोड़ा डिफरेंस है ना, कंसेप्ट को लेकर डिफरेंस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पर है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपने पहले जो सीएमए वाले बच्चे हैं हम अपना करेंगे, और सीए वाले बच्चों को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, बस ये है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ऐसा नहीं है कि सीए में ही हमेशा एक्स्ट्रा है, सीए में भी कुछ पॉइंट बहुत जगह एक्स्ट्रा है जो सीए में नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, सीए में भी। तो ऐसे कंपेयर मत करेंगे कभी भी दो कोर्सेज को। सीएमए के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्स्ट्रा होती है, जो सीए के अंदर नहीं दे रखी।
और सीए में कुछ टॉपिक उनको, तो हमारा इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से अपने सिलेबस को डिजाइन करता है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।